अध्याय 37। इससे दूर हो जाओ। अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ हो तो आप जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ दें। भूत बच्चे ने कविता पर अपनी नज़रें जमा ली हैं और ये लगातार बढ़ रहा है। पिछली बार जब मैंने इसे देखा था तो ये भूत क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह पहले से ही भूत क्षेत्र में महारत हासिल करने की कगार पर है। कौन जानता है कि अगली बार क्या होगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बार जब वह चीज़ पूरी तरह से विकसित हो जाएगी तो उसके आतंक के स्तर का अनुमान लगाना असंभव होगा। जिस पल रोहित राजीव के घर लौटा उसने तुरंत कहा, क्या क्या तुम इंसान हो या भूत? राजीव ने डर से पूछा। रोहित ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। शायद मैं इंसान हूँ, शायद मैं भूत हूँ। मुझे खुद यकीन नहीं है, लेकिन मैं आपकी जान बचा सकता हूँ और यह पर्याप्त होना चाहिए। हालांकि अब इस बारे में बात करने का समय नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हमें इस जगह को छोड़ना होगा। मैं अभी सामान पैक करता हूँ, राजीव ने कहा। क्या वह चीज़ मर गई? वह फिर से नहीं आएगी, है ना? अनुपमा ने पूछा, जो अभी भी सदमे में थी। रोहित ने कहा, वह मरी नहीं है, बल्कि उसके फिर से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अनुपमा ने उत्तेजित होकर कहा, क्या? तुमने उस चीज़ को क्यों नहीं मारा? हमने तुम्हें उस चीज़ से निपटने के लिए यहाँ बुलाया था। अगर तुम इसे अब जाने दोगे तो भविष्य में हमारा क्या होगा? अगर तुम उस चीज़ को नहीं मार सकते तो हम तुम्हें भुगतान नहीं करेंगे। कौन जानता है कि तुमने इसे जानबूझकर तो नहीं जाने दिया। हालांकि कविता और मैं सहपाठी हैं, एक एहसान है और व्यापार एक व्यापार है। ऐसा कहकर क्या आपका मतलब है कि आप अपने वादे से मुकरना चाहती हैं? रोहित ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम समस्या को हल किए बिना पैसे लेना चाहते हो? क्या तुमने सोचा था कि 500,000 युआन कमाना इतना आसान था? अनुपमा ने कहा। रोहित ने गंभीरता से कहा, चाची आप गलत हैं। यह आधा मिलियन नहीं, यह 1 मिलियन है। किसने कहा कि यह 1 मिलियन है? मैंने स्पष्ट रूप से अपने पति को कहते सुना कि तुम केवल आधा मिलियन मांग रहे थे, अनुपमा ने कहा। रोहित ने अपनी कनपटियों को रगड़ा, फिर सोफे पर बैठ गया और कहा, कितना सिरदर्द है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने सिद्धांतों से जुड़ा रहता है और मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। अगर आप मुझसे बहस करने पर जोर देती हैं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है और मेरे पास ज़्यादा सामाजिक अनुभव नहीं है, इसलिए मैं आप जैसे सामाजिक लोगों के खिलाफ जीत नहीं सकता। चूंकि ऐसा है तो मैं इस यात्रा को कविता के लिए एक मुफ्त उपहार मानूंगा क्योंकि वह मेरी सहपाठी है। वैसे अनुपमा चाची, आपको आमतौर पर किस तरह के फूल पसंद हैं? चमेली। तुम क्यों पूछते हो? अनुपमा ने पूछा। रोहित ने कहा, अगर मुझे दूसरों की कब्रों पर जाने का मौका मिला तो मैं आपके लिए कुछ लाऊंगा, अनुपमा चाची। अगर आप उस बदसूरत चीज़ का फिर से सामना करती हैं तो मुझे यकीन है कि आप खुद ही इससे निपट सकती हैं। अपनी तीखी जबान से आप निश्चित रूप से उस भूत बच्चे को आपको न मारने के लिए मना पाएंगी। मैं जा रहा हूँ। मैं ईमानदारी से कामना करता हूँ कि आप लोग बाद में इस इमारत से सही सलामत निकल पाएं। ये कहकर वह उठकर जाने लगा। वह देखना चाहता था कि क्या कविता की माँ अपने पैसे को ज़्यादा महत्व देती है या अपनी जान को। उसके पास यहाँ उससे बहस करने का समय नहीं था। ये देखकर कि रोहित जा रहा था, अनुपमा की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसने जल्दी से माफ़ी भरे अंदाज में मुस्कुराया और कहा, रोहित रुको रुको। तुम क्या कर रहे हो? क्या हम इस मामले पर चर्चा नहीं कर सकते? गुस्सा मत हो, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इसके अलावा तुम और कविता सहपाठी हो, क्या एक दूसरे की मदद करना सही नहीं है? कविता भी पिछले 2 दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रही थी। ये सच है कि हम सहपाठी हैं और यह भी गलत नहीं है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इतना कहने के बाद मैंने अभी अभी आपके परिवार की मदद की है। मेरी गरीब और बुरी स्थिति के साथ क्या आपको $1 मिलियन के साथ मेरी मदद नहीं करनी चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता कि जब मैं एहसान करता हूं तो आप व्यापार की बात करें और जब मैं व्यापार की बात करता हूं तो आप कहें कि यह सिर्फ एक एहसान है ना? ऐसा करके आप मुझे, जो नुकसान में हूं, दोनों तरह से नुकसान पहुंचा रही हैं और आप अमीर लोगों को इसके बजाय सभी लाभ मिल रहे हैं। यही कारण है कि मैंने होशियार होना सीखा। 100 मिलियन, एक भी सेंट कम नहीं, या सौदा खत्म, रोहित ने गंभीरता से कहा। उसे पहले से ही सार्वजनिक रूप से गुस्सा न करने के लिए काफ़ी संयमित माना जा सकता था। वह स्थिति के प्रति भी बहुत विचारशील था। अनुपमा बहुत शर्मिंदा लग रही थी। वह जानती थी कि रोहित उस समय के बारे में बात कर रहा था जब उसने कविता को घर भेजते समय उसे छुटकारा पाने के लिए 200 युआन दिए थे। रोहित ने कहा, चाची बस हमारे रिश्ते को करीबी दिखाने की कोशिश करना बंद करें। हालांकि कविता और मैं सहपाठी हैं, मैं आपसे केवल 2 या 3 बार मिला हूं, इसलिए हमारे लिए पूरी तरह से वित्तीय संबंध बनाए रखना बेहतर है। आप लोग भुगतान करते हैं और मैं मदद करता हूं। ये बहुत उचित है। आप लोग अपनी जान खरीदने के लिए पैसे खर्च करते हैं और मैं पैसे कमाने के लिए अपनी जान खर्च करता हूं, जो भी बहुत उचित है। हाँ हाँ हाँ, ये वास्तव में बहुत उचित है।
लेकिन रोहित, अगर हम तुम्हें पैसे देते हैं तो तुम्हें हमारे लिए समस्या को हल करने का एक तरीका सोचना होगा, है ना? वह चीज़ हमारे पीछे क्यों आए और दूसरों के पीछे क्यों नहीं? अनुपमा ने कहा। रोहित ने कहा, यह आप दोनों के लिए नहीं आए, ये कविता के लिए आए। मैं उसे तब बताना चाहता था जब हम स्कूल में थे, लेकिन मैंने इसे नहीं उठाया क्योंकि स्कूल में भूत बच्चे से भी कुछ ज़्यादा डरावना था। मुझे लगता है कि यह कविता की गर्दन पर 2 हाथों के निशान के कारण है। उस पर स्कूल में एक बार भूत बच्चे ने हमला किया था और मैंने उसे उस समय बचाया था। लेकिन भूत बच्चे ने उसे पहचान लिया होगा, यही कारण है कि यह उस पर फिर से हमला करने के लिए यहाँ है। बेशक, ये सिर्फ मेरा अनुमान है। मुझे विवरण के बारे में पूछने के लिए किसी को ढूंढना होगा। अनुपमा ने कहा, क्या तुम इसे हल कर सकते हो? जब आप भुगतान कर दें तो मैं आपको बताऊंगा, रोहित ने उसकी ओर देखकर कहा। डिंग! अचानक उसके फ़ोन से एक अधिसूचना की आवाज़ आई। संदेश में दिखाया गया कि उसे 1 मिलियन युआन मिले थे। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस समय राजीव कमरे से बाहर आया और कहा, रोहित, मैंने अभी अभी पैसे तुम्हें स्थानांतरित कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम कविता के मामले को संभालने का कष्ट करोगे। अगर तुम्हारी कोई और भी मांग है तो बेझिझक पूछो। जब तक ये हमारी क्षमताओं के भीतर है, हम मना नहीं करेंगे। रोहित मुस्कुराया और कहा, राजीव अंकल बहुत स्पष्टवादी हैं। एक नज़र में मैं बता सकता हूं कि आप काफ़ी सफल हैं। आप मामलों को संभालने में बहुत तेज़ और निर्णायक हैं और अपने वचन के पक्के हैं। लेकिन आपके पास मेरा बैंक खाता क्यों है? मैं एक क्रेडिट कंपनी में काम करता हूं। पेशेवर प्रवृत्ति के कारण मैंने अतीत में माता पिता शिक्षक सम्मेलन के दौरान अपने फ़ोन से प्रासंगिक जानकारी की एक फ़ोटो ली थी, राजीव ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि कविता की सीख बेहतर पारिवारिक स्थितियों वाले लोगों से घिरी हुई है, जबकि मेरे जैसा गरीब व्यक्ति केवल दूर बैठ सकता है। राजीव अंकल, आपने पृष्ठभूमि में काफ़ी प्रयास किया होगा, रोहित ने कहा। उसे राजीव के लिए कुछ प्रशंसा थी। कविता केवल हाई स्कूल में थी, फिर भी वह पहले से ही कविता के भविष्य के लिए संबंध बना रहा था। राजीव ने एक नकली मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। यह अकेले उसका विचार नहीं था। इसे काफ़ी माता पिता ने अच्छी पारिवारिक स्थितियों के साथ आयोजित किया था। उसने बस इसमें भाग लिया था। ठीक है, ये लगभग समय है। चलो चलते हैं। रोहित ने समय देखा। उसके भूत क्षेत्र के लिए उसके पास 1 मिनट से भी कम समय बचा था। जल्द ही वे कार से आवासीय क्षेत्र से बाहर निकल गए। इस अवधि के दौरान भूत क्षेत्र के अस्तित्व के कारण वे भूत बच्चे का सामना नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था कि भूत क्षेत्र अन्य भूतों को इसे ढूंढने से रोक सकता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे इसे याद रखना होगा, रोहित ने खुद से सोचा। रोहित, मैं माफ़ी चाहती हूँ। कार में कविता, जिसने अपनी शांति वापस पा ली थी, उसने चुपके से रोहित का हाथ पकड़ा जब उसने धीमी आवाज़ में कहा, माफ़ी मांगने के लिए कुछ नहीं है, मैं केवल पैसे के कारण आया हूँ, रोहित ने कहा। धन्यवाद, कविता ने कृतज्ञता से जवाब दिया। राजीव ने गाड़ी चलाते हुए पूछा, रोहित, हमें अब कहाँ जाना चाहिए? कहीं भी ठीक है, हमें बस पड़ोस से काफ़ी दूर रहने की ज़रूरत है ताकि अगर वह चीज़ हमें ढूंढना भी चाहती है तो उसे कुछ समय लगेगा, रोहित ने कहा। अगर हम विदेश जाते हैं तो क्या हम उस बदसूरत चीज़ से छुटकारा पा सकेंगे? अनुपमा ने बगल से पूछा। रोहित ने कहा, क्या होगा अगर तुम नहीं कर सकते? इसके अलावा क्या विदेश में कोई अलौकिक घटनाएं नहीं हैं? बल्कि विदेश में अलौकिक घटनाएं देश की तुलना में ज़्यादा गंभीर हैं। इसके अलावा वहाँ ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई विशेष लोग नहीं हैं और आप केवल इनाम की पेशकश करके लोगों को काम पर रख पाएंगे। इस तरह विदेश में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए इनाम कुछ मिलियन डॉलर से शुरू होता है। राजीव अंकल, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको पहले फ़ोन पर झूठ नहीं बोल रहा था। कविता की गर्दन पर हाथों के निशान के बारे में, क्या तुम उससे छुटकारा पा सकते हो? अनुपमा ने विनम्रता से पूछा। उसने फिर से अपना गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने पहले ही उसे पैसे दे दिए थे। अगर रोहित गुस्सा हो गया और उन्हें अकेला छोड़ने का फैसला करता तो उसके परिवार का क्या होता? रोहित ने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि वह कहे, मैं केवल पूछ सकता हूँ। अगर यह मामला हल नहीं किया जा सकता है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कविता को तब अपने भाग्य पर छोड़ना होगा। इसके साथ उसने तुरंत सैटेलाइट पोजिशनिंग फ़ोन उठाया और ऑपरेटर पूनम को फ़ोन किया। कविता के मामले के साथ वह भूतों के बारे में और ज़्यादा जानने का मौका भी ले सकता था, जो भविष्य में खुद के लिए मददगार होगा। जल्द ही पूनम का कॉल कनेक्ट हो गया। रोहित, क्या ये तुम हो? हाँ, यह मैं हूँ, रोहित ने कहा। क्या आप ऑपरेटर 24 घंटे उपलब्ध होते हैं? आप किसी भी समय कॉल उठाएंगे। हम एक पर एक सेवा हैं। प्रत्येक घोस्ट राइडर का केवल एक ऑपरेटर होता है। चूंकि मैं आपकी व्यक्तिगत ऑपरेटर हूं, मैं आपसे संवाद करने के अलावा कोई काम नहीं करती, पूनम ने एक व्यावसायिक तरीके से कहा। ठीक है, मैं आपसे ऐसे कामुक विषय के बारे में बात नहीं करना चाहता, रोहित ने कहा।
उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूनम, रोहित ने कहा, मुझे कुछ परेशानी हुई है। मैं आपको सामान्य स्थिति बताता हूं और देखते हैं कि क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकती हैं। पूनम जैसे ही काम खत्म करके अपने हॉस्टल लौट रही थी, उसे रोहित का फोन आया। उसने तुरंत इसे गंभीरता से लिया। आमतौर पर घोस्ट राइडर अपने सैटेलाइट पोजिशनिंग फ़ोन से यूं ही कॉल नहीं करते थे। एक बार जब वे ऐसा करते थे तो यह बहुत संभावना थी कि वे किसी अलौकिक घटना और एक भूत का सामना कर रहे थे। ऐसे क्षणों में ऑपरेटरों के काम अत्यंत महत्वपूर्ण और तीव्र होते थे। ऑपरेटरों को प्रासंगिक जानकारी एकत्र करनी होती थी, फाइलों को छांटना होता था, साथ ही भूत और घटना के स्तर का मूल्यांकन भी करना होता था। वे क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र थे। इसलिए भले ही कोई ऑपरेटर सो रहा हो, एक बार जब फोन बजता तो उसे तुरंत काम पर जाना पड़ता था। रोहित के विवरण को सुनकर पूनम ने घोस्ट बेबी रोगो की फाइल खोली। उसने माथे पर शिकन डाली और एक बहुत ही गंभीर अभिव्यक्ति पहने हुए कहा, तुम कह रहे हो कि वह भूत बच्चा जो रोगो के पेट से बाहर निकला था, वह बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले वह केवल एक बच्चे के रूप में था और अब वह पहले से ही एक बच्चा है जो चल सकता है। साथ ही यह भूत क्षेत्र का उपयोग करने की प्रवृत्ति दिखा रहा है। हाँ, यही सामान्य स्थिति है। साथ ही मेरे एक सहपाठी को भूत बच्चे द्वारा 2 हथेली के निशान छोड़ दिए गए थे। भूत बच्चे ने तब से उस पर अपनी नज़रें जमा ली हैं और यह वर्तमान में उसे खाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये बिल्कुल दरवाज़ा खटखटाने वाली आवाज़ से शापित होने के मामले जैसा है। क्या आपके पास कोई ऐसी ही मामला है? क्या आपने स्थिति को हल करने का कोई तरीका सोचा है? रोहित ने कहा, पिछली अलौकिक फाइलों में वास्तव में ऐसे लोग थे जिन्हें एक समान स्थिति का सामना करना पड़ा था। आमतौर पर भूतों को मारने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य होने के लिए 2 शर्तों को पूरा करना होता है। एक कठिन ट्रिगर शर्त है और दूसरा मारने का तरीका है। ये दोनों एक सामान्य व्यक्ति के मारने के मकसद और कार्यप्रणाली के समान हैं। पहले दरवाज़ा खटखटाने वाले भूत की ट्रिगर शर्त दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ थी और उसकी मारने की विधि दरवाज़ा खटखटाने के माध्यम से ही थी। बेशक अन्य मारने की विधियों को बाहर नहीं किया गया है। भूत बच्चे की मारने की विधि होनी चाहिए खाने के माध्यम से। यह अपने शिकार को खाकर मारता है। ट्रिगर शर्त होनी चाहिए उसके साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क होना। कुछ जानकारी के आधार पर मैं ये निर्धारित कर सकती हूँ कि जिस मिनट वह कर सकता है, भूत बच्चा उस व्यक्ति को खा लेगा जिसे उसने छुआ, और यही बात किसी के लिए भी है जो उसे छूता है। यह अब केवल तुम्हारे सहपाठी को लक्षित कर रहा है क्योंकि उसका भूत बच्चे के साथ संपर्क हुआ है, पूनम ने समझाया। रोहित ने कहा, मेरा भूत बच्चे के साथ पहले संपर्क नहीं हुआ था, लेकिन भूत बच्चे ने फिर भी मुझ पर हमला किया। वह भूत बच्चे द्वारा हमला किया जाने वाला पहला व्यक्ति था। अधिकांश भूतों में बिना किसी भेदभाव के मारने की क्षमता होती है। उन परिस्थितियों में जब शर्तें ट्रिगर नहीं होती हैं, वे अपने आसपास के लोगों पर बेतरतीब ढंग से हमला करेंगे। ये भी हो सकता है कि रोगों के शरीर को छोड़ने के बाद भूत बच्चे ने जिस पहले व्यक्ति को देखा वह तुम थे, इसलिए इसने तुम्हें अपना शिकार माना। हालांकि फैलने और घूमने की क्षमता वाले ऐसे भूत को आमतौर पर बी रैंक भूत के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अलावा जब तुम एक भूत का सामना करते हो तो यह निश्चित नहीं है कि यदि तुम आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हो तो तुम सुरक्षित और स्वस्थ रहोगे। ये केवल यही है कि यदि तुम भूत के चलने के तरीके को देखते हो तो तुम्हारे बचने की संभावनाएं बेहतर होंगी, पूनम ने कहा। जब रोहित ने यह सुना तो उसका मुंह सिकुड़ गया। वह आखिरकार समझ गया कि अरब दूसरों को जीवित रहने के लिए क्यों बलिदान करेगा। तुम्हारे सहपाठी पर हाथों के निशान के बारे में मुझे लगता है कि यह एक भूत गुलाम की मुहर हो सकती है, पूनम ने कहा। एक भूत गुलाम की मुहर? रोहित ने कहा, वह क्या है? इसमें और एक भूत गुलाम में क्या अंतर है? हर भूत जो भूत क्षेत्र का उपयोग कर सकता है, उसमें एक मृत व्यक्ति को भूत गुलाम में बदलने की क्षमता होती है। एक भूत गुलाम में कोई बुद्धि नहीं होती और मृत्यु से पहले जैसा दिखता था वैसा ही दिखने के अलावा इसका मूल व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। यह एक अलग तरह का भूत है, इसलिए भूत गुलाम की उपस्थिति से धोखा मत खाओ जो जीवित रहने पर जैसा था वैसा ही है। इसके अलावा भूत गुलाम अपने भूत स्वामी का बिना शर्त पालन करते हैं। तुम पहले एक से मिल चुके होंगे। हालांकि दरवाजा खटखटाने वाले भूत का रैंक बहुत ज्यादा है, इसलिए ये जितने भूत गुलामों को नियंत्रित कर सकता है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। हमने पहले ही इसे ए रैंक के रूप में परिभाषित किया है। ए रैंक? रोहित का दिल कांप गया। तो दरवाजा खटखटाने वाला भूत इतना भयानक था? जहां तक भूत गुलाम की मुहर का सवाल है, ये वास्तव में एक दुर्भावनापूर्ण भूत का निशान है, बिल्कुल एक कंपनी के ट्रेडमार्क की तरह। हालांकि तुम्हारा वह सहपाठी मरा नहीं है, उसे पहले से ही भूत क्षेत्र का एक भूत गुलाम माना जा सकता है। एक बार जब वह मर जाती है तो उसे नियंत्रित किया जाएगा। यह एकमात्र जानकारी है जो मेरे पास फिलहाल है, पूनम ने कहा। जब रोहित ने यह सुना तो उसका दिल बैठ गया। तो इसका मतलब है कि भूत बच्चा अभी तक परिपक्व भी नहीं हुआ है, लेकिन पहले से ही अपना हरम बनाने की योजना बना रहा है।
मैंने सोचा था कि यह एक गंभीर भूत है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक छोटा सा बिगड़ा हुआ होगा। हमारी वर्तमान जानकारी से भूतों में कोई इच्छाएं नहीं होती हैं। वह अपनी आंखों में सुंदरता या बदसूरती नहीं देखता है। उसने शायद तुम्हारे सहपाठी को इसलिए लक्षित किया क्योंकि वह एक लड़की है। भूत बच्चा उस समय रोबू के पेट से अभी अभी बाहर निकला था। तुम पर हमला करने में विफल होने के बाद वह स्वाभाविक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला करना चुनेगा जो कमजोर दिखता था। बस इतना ही, पूनम ने कहा। क्या मुहर को हटाने का कोई तरीका है? रोहित ने पूछा। पूनम ने कहा, नहीं, लेकिन एक संभावित समाधान है। हालांकि घोस्ट राइडरों में से किसी ने भी इसे आजमाया नहीं है। क्यों? रोहित ने पूछा। आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं, पूनम ने कहा। वे क्या हैं? पूनम ने कहा, सबसे बुनियादी आवश्यकता यह है कि घोस्ट राइडर को भूत क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। एक प्रोफेसर ने अनुमान लगाया था कि अगर भूतों के पास भूत गुलाम हो सकते हैं तो घोस्ट राइडर के पास भी भूत गुलाम होने चाहिए। वे एक दुर्भावनापूर्ण भूत द्वारा छोड़े गए एक नए भूत गुलाम मोहर को बदलने के लिए एक नए भूत गुलाम मोहर का उपयोग कर सकते हैं और उसके साथ शिकार को दुर्भावनापूर्ण भूत के पीछा करने से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं। क्या तुम बकवास नहीं कर रही हो? शरीर पर अभी भी एक मोहर होगी, रोहित ने कहा। यह एक ही नहीं है। दुर्भावनापूर्ण भूत मृत हैं जबकि घोस्ट राइडर जीवित लोग हैं। भले ही कोई एक घोस्ट राइडर का भूत गुलाम बन जाए, वह अपना दिमाग नहीं खोएगा। इसमें और एक दुर्भावनापूर्ण भूत का भूत गुलाम होने के बीच एक मौलिक अंतर है। बेशक, अगर तुम दुर्भावनापूर्ण भूत के पुनरुत्थान से मर जाते हो तो तुम्हारा भूत गुलाम तुम्हारे शरीर में भूत के नियंत्रण में होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रोहित का चेहरा काला पड़ गया। घोस्ट राइडर सभी अल्पकालिक लोग थे। अगर वे इस तरह से करते तो क्या पीड़ित एक आग के गड्ढे से दूसरे में नहीं कूद रहा होता? मृत्यु अभी भी अंत था। मुझे समझ आ गया, अगली बार बात करते हैं, रोहित ने कहा। रुको, एक मिनट रुको। पूनम को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से उसे रोका। क्या कुछ और है? रोहित ने पूछा। पूनम ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक फाइल बनाना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ सहयोग करोगे। ये सबसे अच्छा होगा यदि तुम्हें अपने शरीर में भूत की कुछ समझ हो, जैसे कि उसकी क्षमताएं, विशेषताएं, रूप। अगर तुम अभी भी सहयोग नहीं करते तो मैं अगली बार तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करूंगी। ठीक है। रोहित ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसने उसे आंख के बारे में बताया। पूनम द्वारा जानकारी रिकॉर्ड करने के बाद उसने कहा, हमने पहले ही किसी को तुम्हारी मां के मामलों को व्यवस्थित करने के लिए कहा है। उसे एक वैध उद्यम में प्रवेश करने की व्यवस्था की गई है और वह जल्द ही जयपुर शहर लौट रही होगी। तुम उसके मामलों के बारे में निश्चिंत रह सकते हो। वैसे, पिछली बार तुम्हारे पिता के साथ चीजें कैसी थीं? क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकते हो? पिता? क्या मेरे पिता तब नहीं मर गए जब मैं छोटा था? तुम किस मामले के बारे में बात कर रही हो? रोहित ने पूछा। पूनम एक पल के लिए दंग रह गई और कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि पिछली बार तुम्हारे किराए के घर में तुम्हारे पिता तुम्हारे बगल में थे? मुझे संदेह था कि वह एक भूत था, इसलिए मैंने तुम्हें उस जगह को छोड़ने के लिए कहा था। वह भूत है। तुम मेरे पिता का जिक्र क्यों कर रही हो? रोहित ने कहा, मुझे यह मत बताओ कि तुम्हें लगता है कि वह भूत मेरे पिता हैं। मजाक करना बंद करो, ठीक है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूनम गुस्सा नहीं हुई, इसके बजाय उसने माथे पर शिकन डाली। रोहित की आवाज से ऐसा नहीं लगा कि वह मजाक कर रहा था। केवल एक ही स्पष्टीकरण था, उसकी यादों के साथ फिर से छेड़छाड़ की गई थी। एक भूत जो शायद किसी की यादों के साथ छेड़छाड़ कर सकता था। साथ ही जिसकी यादों के साथ छेड़छाड़ की गई थी वह इसका पता लगाने में असमर्थ था। यही बात घोस्ट राइडरों के लिए भी थी। फिर भी उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ क्यों नहीं की गई थी? पूनम ने जल्दी से जानकारी को लिख लिया और इस मामले को अत्यधिक बुद्धिमान थिंक टैंकों को तर्क करने के लिए सौंपने की तैयारी की। यह उसका काम नहीं था। ठीक है, अगर कुछ और नहीं है तो हम अगली बार बात करेंगे, रोहित ने कहा। एक आखिरी सवाल, हाल ही में तुम्हारी मानसिक स्थिति कैसी है? पूनम ने अचानक फिर से पूछा। ये ठीक है, कोई समस्या नहीं है, रोहित ने फोन काट दिया। फिर उसने राजीव और अनुपमा की ओर देखा जो कार में भी थे और कहा, क्या तुम लोगों ने वह सब सुना? यह अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट राइडर संगठन के एशियाई डिवीजन में एक ऑपरेटर का फोन है। उसने जो कहा वह अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में वह लंबे समय से इसमें शामिल है। अब जब आप लोग इस मामले के संपर्क में आ गए हैं तो मैं इसे और ज्यादा नहीं छिपाऊंगा, अन्यथा कुछ लोग कहेंगे कि मैं एक धोखेबाज और एक पागल हूं। राजीव का परिवार गहरी चुप्पी में डूब गया। उनके दिल उथल पुथल में थे। रोहित ने फिर से कविता की ओर देखा। अचानक उसकी अभिव्यक्ति जम गई। उसने कविता की कलाई पर अनजाने में एक हल्का लाल निशान देखा। निशान एक आग जैसा लग रहा था, लेकिन यह इतना हल्का था कि यह लगभग गायब हो गया था। ये कब दिखाई दिया? रोहित ने अचानक कविता का हाथ पकड़ लिया। कविता पीछे हट गई और फुसफुसाते हुए कहा,
ये तब दिखाई दिया जब आपने मुझे पकड़ा था। ये भूत गुलाम की मुहर थी। रोहित दंग रह गया। उसे याद आया कि उसने कविता को बचाते समय उसकी कलाई पकड़ी थी। क्या उसने इसे उस समय पीछे छोड़ दिया था? रोहित अब समझ गया। कविता इतने दिनों तक भूत बच्चे द्वारा परेशान किए जाने के बाद भी क्यों नहीं मरी, इसका कारण उसकी मुहर थी। हालांकि भूत बच्चा अब बढ़ गया था और उसकी ताकत बढ़ गई थी, इसलिए उसकी मुहर गायब होने वाली थी। यह मुहर बचा भी सकती है लेकिन लोगों को चोट भी पहुंचा सकती है। रोहित की अभिव्यक्ति लगातार बदलती रही क्योंकि वह गहरी सोच में पड़ गया। रोहित द्वारा फोन रखने के कुछ समय बाद अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट राइडर संगठन के एशियाई डिवीजन के अभिलेखागार कक्ष में उसके बारे में एक फाइल दिखाई दी। फाइल के पहले पृष्ठ पर बड़े अक्षरों में एक पंक्ति थी, घोस्ट आईबॉल रोहित किराए पर नहीं लिया गया। अध्याय 39। लक्ष्य बदल गया। मुझे लगता है कि आप दोनों को स्थिति की सामान्य समझ है ना? कविता की स्थिति और खराब होती जाएगी तो एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मेरा सुझाव होगा कि सबसे अच्छा होगा यदि आप एक और बच्चे को जन्म दें, रोहित ने कहा। कार शहर के एक व्यस्त इलाके में रुकी हुई थी। उनमें से कुछ कार से बाहर निकल गए थे और अब जो हुआ उस पर चर्चा करने के लिए सड़क के किनारे बेंच पर बैठे थे। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अनुपमा ने नाराजगी से कहा, क्या मुहर से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है? दोनों लगभग समान हैं। अगर आप इसे किसी और से बदलकर मुहर से छुटकारा पाते हैं तो अंतिम परिणाम अभी भी वही होगा, रोहित ने कहा। हालांकि मेरे शब्द थोड़े कठोर हैं, वे सच हैं। राजीव अंकल, आप क्या सोचते हैं? राजीव ने सिगरेट पीते हुए माथे पर शिकन डाली। परिवार के मुखिया के रूप में उसे इस समय क्या करना है, इसका कोई अंदाजा नहीं था। वह बहुत निराश और चिंतित था। वह जानता था कि रोहित का क्या मतलब था। अगर मुहर को नहीं हटाया गया तो भूत बच्चा हमेशा कविता का पीछा करेगा। अगर मुहर को हटाना था तो एक और मुहर को जोड़ना होगा। परिणाम वही रहेगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी देर के लिए टाला जा सकता है। पिताजी, माँ, ये ठीक है। मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। मुझे अकेले भूत बच्चे का सामना करने दो। मैं अपनी बातों के कारण आप लोगों को नीचे नहीं खींच सकती, कविता ने आंखों में आंसू लिए कहा। ये जानकर कि यह उसका अंत था, वह अब इतनी डरी हुई नहीं थी। एक माँ के रूप में अनुपमा का दिल तब टूट गया जब उसने ये शब्द सुने। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। माँ और बेटी ने राहगीरों के सामने गले लगाया और रोईं। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी को उस चीज़ द्वारा यातना से मरते हुए कैसे देख सकता हूँ? राजीव ने सिगरेट फेंक दी। वह खड़ा हो गया और ऐसा लगा कि उसने अपना मन बना लिया है जब उसने कहा, रोहित, अगर मैं कविता पर एक और मुहर लगाने के लिए सहमत हूँ तो क्या तुम्हारे पास ऐसा करने के कोई तरीके हैं? रोहित ने कहा, मेरे पास एक तरीका है लेकिन इसका परिणाम इससे बेहतर नहीं होगा। ये सिर्फ मृत्यु के समय में देरी करेगा। मुहावरा क्या है? जहर से प्यास बुझाना। यह ज्यादा या कम वही है जो ऐसा करने पर होगा। अगर उस मुहर को नहीं हटाया जाता है तो कविता 3 दिनों से ज्यादा नहीं जिएगी, है ना? राजीव ने कहा। रोहित ने कहा, नहीं, वह 1 दिन से ज्यादा भी नहीं जिएगी। पहले कविता पर हमला नहीं हुआ क्योंकि उसके हाथ में मुहर गायब नहीं हुई थी, इसलिए भूत बच्चे ने उस पर हमला नहीं किया था। लेकिन अब जब उसके हाथ में मुहर गायब हो गई है तो भूत बच्चा शायद 1 घंटे में वापस आ जाएगा, शायद और भी जल्दी। अगर भूत की मुहर मिट जाती है तो क्या होगा? राजीव ने पूछा। रोहित ने कहा, वह जीवित रहेगी अगर घोस्ट राइडर जीवित रहता है और मर जाएगी अगर घोस्ट राइडर मर जाता है। अनुमान से वह शायद कुछ महीनों तक जीवित रहेगी, जिससे स्थिति बेहतर लग सकती है, लेकिन परिणाम अभी भी वही होगा। साथ ही मुझे यकीन नहीं है कि क्या कोई और दुष्प्रभाव होंगे। इस बिंदु पर भले ही यह जहर है, हमें इसे लेना होगा। हम थोड़ी सी भी संभावना को छोड़ नहीं सकते। राजीव ने अपने दांत भींच लिए और कहा, रोहित, मैं चाहूंगा कि तुम मेरे लिए ये करो। मैं इसके लिए भुगतान करूंगा। तुम कितना चाहते हो? रोहित ने देखा कि कविता और उसकी माँ अनुपमा कैसे गले लगाकर रो रही थीं और कहा, यह कोई अलौकिक घटना नहीं है, नहीं, यह एक दुर्भावनापूर्ण भूत के साथ लड़ाई है। इसमें ज्यादा जोखिम नहीं है। ये देखकर कि राजीव अंकल पहले इतने स्पष्टवादी थे, मैं इस बार ये तुम्हारे लिए मुफ्त में करूंगा। हालांकि मैं कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता अगर इसके बाद कविता के साथ कुछ होता है। धन्यवाद, ये पर्याप्त है। मैं सभी परिणामों के लिए जिम्मेदार रहूंगा। भले ही भविष्य में कविता के साथ कुछ होता है, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। राजीव ने एक गहरी सांस ली और कहा। ऐसी निर्णायकता और साहस वास्तव में एक सफल व्यक्ति के स्वभाव थे, अनुपमा के विपरीत जो झगड़ालू, अनिर्णायक और हिसाब रखने वाली थी। उस मामले में चलो अब शुरू करते हैं। मुझे डर है कि भूत बच्चा पहले से ही यहाँ रास्ते में है, रोहित ने कहा। राजीव ने कहा, कविता, यहाँ आओ। कविता ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें रोने से लाल और सूजी हुई थीं। उसने अपने चेहरे पर आंसू लिए राजीव और रोहित को देखा। कविता, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मुझे अपना हाथ दो, रोहित ने कहा। जाओ, जब भविष्य आएगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे।
चलो पहले इस बाधा को पार करें। राजीव के चेहरे पर अभी भी एक चिंतित नज़र थी। उसे नहीं पता था कि आज का उसका फैसला उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा या उसे बचाएगा। रोहित, धन्यवाद। कविता ने अपने होंठ काटे और अपना हाथ बढ़ाया। वह अभी भी जीना चाहती थी और मरना नहीं चाहती थी, खासकर ऐसी भयानक चीज़ के हाथों में नहीं। हम सहपाठी हैं। इसके अलावा मुझे पैसे मिले। रोहित ने उसकी कलाई पकड़ ली, बिल्कुल स्कूल में जैसे। अपनी गर्दन पर पट्टी हटाओ, मैं मुहर देखना चाहता हूँ। अनुपमा ने एक शब्द भी नहीं कहा और सावधानी से पट्टी खोली। युवा लड़की की नाजुक गर्दन पर त्वचा फटी हुई थी, सिंदूरी लाल थी और उस पर दवा लगी हुई थी। घाव के बीच में 2 छोटे गहरे हरे रंग के हाथों के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। रोहित की नज़र थोड़ी हिल गई। उसे अपनी पिछली कार्रवाई याद आए और उसने कविता की हथेली पकड़ी। उसकी हथेली फट गई और एक आंख बाहर निकल आई। आंख ने एक हल्की लाल रोशनी उत्सर्जित की। लाल रोशनी उसकी उंगलियों के बीच से बाहर निकली और कविता की कलाई में घुसने लगी। उसने पिछली बार की तरह लाल आंख के घुसने के लिए उसी जगह को चुना। जैसे ही लाल रोशनी कविता की कलाई में गई, रोहित ने उसकी गर्दन पर गहरे हरे रंग के हाथों के निशान को धीरे धीरे फीका और हल्का होते देखा, जब तक कि यह अपने आप फीका होना शुरू नहीं हो गया। यह उपयोगी है। राजीव की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अपनी आंखों से ऐसे जादुई दृश्य को देखा। बेशक यह उपयोगी था। रोहित महसूस कर सकता था कि कविता के शरीर में भूत की आंख का अस्तित्व था। ऐसा लग रहा था जैसे एक आंख उसके शरीर में स्थानांतरित कर दी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। सही होने के लिए भूत शक्ति का एक हिस्सा कविता के शरीर में स्थानांतरित और संग्रहित किया गया था। एक पल के बाद कविता की गर्दन पर 2 गहरे हरे रंग के हाथों के निशान पूरी तरह से गायब हो गए। ये देखकर रोहित ने आखिरकार अपना हाथ छोड़ दिया। उसने कविता की कलाई पर एक स्पष्ट भूत आंख की मुहर देखी। यह एक लाल आंख के टैटू की तरह था। यह विशेष रूप से ध्यान खींचने वाला था क्योंकि यह एक हल्की लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। ये चला गया। ये वास्तव में चला गया है। हाथों के निशान गायब हो गए हैं। कविता, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम ठीक हो? राजीव और उसकी पत्नी थोड़े उत्साहित थे। कविता ने थोड़ी देर के लिए अपने शरीर में बदलाव महसूस किए और कहा, कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा अजीब, लेकिन मैं बता नहीं सकती। किसी भी मामले में मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। जैसा कि उसने कहा, उसने अपने बगल में आंखों में गहराई से देखा। उसकी नज़र सामान्य से बहुत अलग थी, लेकिन कोई ठीक से बता नहीं सकता था कि कैसे। ये बहुत अच्छा है। अनुपमा ने उसे उत्साह से गले लगाया। रोहित ने भी अपने शरीर में एक बदलाव महसूस किया। यह एक बड़ा बदलाव नहीं था। उसे बस थोड़ा कमज़ोर महसूस हुआ, जैसे कि उसने अभी अभी संभोग किया हो। केवल वे लोग जो भूत क्षेत्र को नियंत्रित कर सकते हैं, वे भूत गुलाम रखने के योग्य हैं। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि एक जीवित इंसान के भूत गुलाम होने और एक दुर्भावनापूर्ण भूत के भूत गुलाम होने के बीच क्या अंतर है। ये लगभग निश्चित है कि कविता एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं होगी। ये केवल यही है कि इस बदलाव को भविष्य में अवलोकन के माध्यम से ही खोजा जा सकता है, रोहित ने खुद से सोचा। जब वह मुहर हटा रहा था, यहाँ से ज्यादा दूर एक सड़क पर एक गहरे हरे रंग का बच्चा जमीन पर एक अजीब गति से दौड़ रहा था, जल्दी से कविता की ओर भाग रहा था। क्या तुमने अभी अभी एक अजीब बच्चे को वहां दौड़ते हुए देखा? सड़क पर किसी ने आश्चर्य से पूछा जब उसने इस दृश्य को देखा। उसके साथी ने कहा, कौन सा बच्चा? क्या तुम चीजें देख रहे हो? हालांकि इससे पहले कि भूत बच्चा उनसे दूर दौड़ पाता, वह अचानक रुक गया। मुहर गायब हो गई थी। इस प्रकार उसने अपना लक्ष्य खो दिया था। अगर उसके पास पहला पसंद का लक्ष्य नहीं था, तो वह अंधाधुंध मारना शुरू करने के लिए इस सड़क पर राहगीरों को बेतरतीब ढंग से चुनेगा। धत, मैं किसी चीज से टकरा गया। इस समय एक युवा आदमी जो अपने फोन के साथ खेल रहा था, गलती से भूत बच्चे से टकरा गया। वह लगभग गिर गया। हालांकि जब वह देखने के लिए मुड़ा तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर जब वह वापस मुड़ा और खरीदारी जारी रखी, तो वह तुरंत दंग रह गया। एक नग्न गहरे हरे रंग का बच्चा उसके सामने खड़ा था, जिसका सिर झुका हुआ था क्योंकि वह उसे एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था। युवा आदमी ने भूत बच्चे को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा और महसूस किया कि बच्चे में कुछ गलत था। शायद यह एक सड़क का बच्चा था या शायद यह पागल था। वह ऐसे बच्चे को उकसाना नहीं चाहता था, इसलिए वह उसके चारों ओर गया और आगे चलना जारी रखा। हालांकि इससे पहले कि वह ज्यादा दूर जा पाता, भूत बच्चा हिल गया। यह मुड़ गया और कविता की दिशा में जारी नहीं रहा। इसके बजाय यह उस युवा आदमी के पीछे चला गया जो अभी अभी उससे टकराया था। भयानक घटना जारी थी, बस इतना ही कि उसका लक्ष्य बदल गया था। अध्याय 40 लिफ्ट। लगभग 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद रोहित को आखिरकार यकीन हो गया कि वह भूता बच्चा गोस्ट बेबी दोबारा नहीं आएगा। इस प्रकार कविता की समस्या का अस्थायी रूप से समाधान हो गया था। हालांकि अभी भी एक छोटा सा छिपा हुआ खतरा मौजूद था। रोहित ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा।
उस समय उसके पास भूत सवार गोस्ट राइडर बनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह उस शौचालय में कब का मर चुका होता। हालांकि कविता भी दूसरों की तरह सुरक्षित रह सकती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से और दुर्भाग्यवश उस भूता बच्चे ने आखिरी समय पर उसे निशाना बना लिया था। मुझे अभी भी काम है और मैं छुट्टी लेकर यहाँ आया था। चूंकि यह मामला सुलझ गया है, मैं पहले जा रहा हूँ। अगर कुछ हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। बेशक, अगर यह कोई अलौकिक घटना सुपरनैचुरल इंसिडेंट हुई तो मुझे तुमसे शुल्क चार्ज लेना पड़ेगा। रोहित उठा और टैक्सी लेकर जाने की तैयारी करने लगा। राजीव ने जल्दबाजी में कहा, आज के मामले के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहित। मुझे सच में नहीं पता कि मैं आपको धन्यवाद कैसे कहूँ। जब आप खाली हों तो क्या मैं आपको खाने पर बुला सकता हूँ? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, रोहित ने कहा। वैसे भी अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। कविता ने अचानक कहा, तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? कविता, तुम ये क्या कह रही हो? अनुपमा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा, डरते हुए कि उसकी बेटी रोहित के साथ भाग जाएगी। वह अच्छी तरह जानती थी कि रोहित अब उतना सीधा साधा नहीं था जितना वे सोचते थे। अगर कविता उसके साथ जाती तो उसे भविष्य में निश्चित रूप से खतरे का सामना करना पड़ता। रोहित मुस्कुराया और कहा, तुम्हें अपने माता पिता के साथ समय बिताना चाहिए। आज तुम्हारे कारण उन पर काफ़ी मुसीबत आई है। साथ ही तुम्हें अपनी स्थिति के बारे में भी स्पष्ट होना चाहिए। भले ही तुम्हें उस भूता बच्चे ने निशाना नहीं बनाया होता, फिर भी तुम ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहती। मुझे पता है, लेकिन मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ, कविता ने कहा। उसने बिल्कुल भी सीधे सीधे बात नहीं की और एक युवा लड़की की तरह शर्माई भी नहीं। उसने यह बात ऐसे कही जैसे वह एक सामान्य बातचीत कर रही हो। यह नहीं चलेगा, तुम्हें अभी अपने माता पिता के साथ रहना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही। मैं जा रहा हूँ। वह कविता को अपने साथ कैसे जाने दे सकता था? क्या वह खुद पर एक और बोझ डालकर खुद को मुसीबत में नहीं डालता? भूतलोक गोस्ट रेल्म के साथ वह मुसीबत में पड़ने पर तुरंत निकल सकता था। अगर वह अपने साथ किसी और को जोड़ता तो उसे बाहर निकलने से पहले उसे बचाना पड़ता। वह चुपचाप निकल गया। उसे पैसे मिल चुके थे, इसलिए उसने जल्दी से एक टैक्सी ली और चला गया। वह पैसे कमाने के अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए शॉपिंग मॉल लौट आया। ये नौजवान बहुत असाधारण एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, राजीव ने रोहित को जाते हुए देखकर आह भरे बिना नहीं रह सका। 21वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी? प्रतिभा। रोहित के पास ऐसी विशेष प्रतिभा थी और वह चतुर भी था। हालांकि उसके पास पर्याप्त सामाजिक अनुभव नहीं था, लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह युवा था। जब तक उसे बढ़ने के लिए कुछ समय दिया जाता, वह निश्चित रूप से भविष्य में एक प्रभावशाली व्यक्ति, इन्फ्लुएंशियल फिगर बन जाता। अगर मेरी बेटी उसकी प्रेमिका बन सकती है तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है, राजीव ने मन ही मन सोचा। हालांकि वह नौजवान कविता में रुचि नहीं रखता था, जबकि उसकी बेटी बुरी नहीं दिखती थी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रोहित गे हो, है ना? अगर रोहित को उसके विचार पता चलते तो वह निश्चित रूप से राजीव को सिर्फ इसलिए उसे समलैंगिक गे समझने के लिए डांटता क्योंकि उसने उसकी बेटी में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह पहले से ही मौत के कगार पर खड़ा एक इंसान था, तो क्या वह अभी भी रिश्तों के बारे में सोचने के मूड में होगा? उसके पास तो सेक्स के लिए भी समय नहीं था। मॉल वापस आकर सुरक्षा कक्ष सिक्योरिटी रूम को छोड़कर, जो अभी भी रोशन था, बाकी का मॉल बिल्कुल अंधेरा था। जब रोहित लौटा तो दूसरा सुरक्षा गार्ड लियू कियांग अपने फ़ोन पर बोर होकर गेम खेल रहा था। तुम अभी तक कहाँ थे? तुम कितनी देर से गए हुए हो? सोचो, तुमने नौकरी शुरू करते ही छुट्टी मांग ली। सौभाग्य से मैंने बहन ऋतिका से झूठ बोला कि तुम शौचालय गए हो, नहीं तो तुम और मैं दोनों को डांट पड़ती, लियू कियांग ने कहा। मुझे आपकी परेशानी का कारण बनने के लिए खेद है। मेरे सहपाठी को कुछ ज़रूरी काम था और उसे मेरी ज़रूरत थी, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। ऐसा दोबारा नहीं होगा, रोहित ने माफ़ी मांगी। वैसे तुम सही समय पर आए हो। 12 बजने वाले हैं, गश्त का समय हो गया है। चलो चलते हैं। अगर और कुछ नहीं है तो हम बत्तियां बंद करके वापस सोने जा सकते हैं। हमें कल 8:30 बजे फिर से काम पर जाना है। ये कहकर लियू कियांग ने अपना फ़ोन नीचे रखा, आलस से अंगड़ाई ली और जम्हाई ली। रोहित ने लियू कियांग की थोड़ी प्रशंसा की। वह अकेले इतने बड़े शॉपिंग मॉल में गश्त करने का साहस करने के लिए काफ़ी बहादुर था। अगर वह पहले वाला रोहित होता तो उसमें निश्चित रूप से ऐसा करने का साहस नहीं होता। छात्रावास डॉर्मेट्री ऊपर है। हम भूमिगत पार्किंग से ऊपर तक गश्त करेंगे ताकि हम बत्तियां बंद कर सकें और सीधे छात्रावास में सोने जा सकें। वरना हमें वापस फिर से आना पड़ेगा, लियू कियांग ने कहा। टॉर्च लेना याद रखना। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, रोहित ने सिर हिलाया, टॉर्च उठाए और लियू कियांग के साथ गश्त पर चला गया। हालांकि उसने यहाँ केवल 3 दिनों तक निरीक्षण करने की योजना बनाई थी, फिर भी उसे वह करना था जो उसे करना चाहिए और दोहरा मन, डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए।
चूंकि मॉल में कारोबार खुला नहीं था, भूमिगत पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियां नहीं थीं। ये काफी खाली था। वह कारों की कतार किसकी है? अचानक रोहित ने 5 या 6 लग्जरी कारों की एक कतार की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या वे उन लापता लोगों की हैं? नहीं, वे सब बॉस की कारें हैं। वह हर दिन एक अलग कार चलाना पसंद करते हैं। कौन जानता है कि बॉस के पास घर पर और कितनी कारें हैं। ठीक है, भूमिगत पार्किंग में कुछ भी गलत नहीं है। चलो पहली मंजिल पर गश्त करने चलते हैं, लियू कियांग ने कहा। रोहित ने फिर से भूमिगत पार्किंग के चारों ओर एक नज़र डाली। सच में वहां कुछ भी खास नहीं था। अगर सच में कुछ गलत होता तो वह उसे एक नज़र में ही देख लेता। वे पहली मंजिल पर गश्त करने चले गए। भूमिगत पार्किंग की तरह पहली मंजिल पर अंधेरे में टॉर्च के साथ एक चक्कर लगाने पर कुछ भी नहीं हुआ। अंधेरे के अलावा सब कुछ सामान्य था। फिर वे एस्केलेटर से दूसरी मंजिल पर गए। हालांकि रोहित ने दूसरी मंजिल पर अपना चक्कर पूरा करने से पहले ही उसे अचानक मॉल की ऊपरी मंजिल से एक हल्की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। वह क्या आवाज़ है? रोहित ने टॉर्च को ऊपर की ओर चमकाया लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। आवाज़ चौथी और पांचवी मंजिल के बीच के एस्केलेटर से आती हुई लग रही थी। यह एस्केलेटर चलने की आवाज़ है। शायद बहन ऋतिका और अन्य लोग ऊपर गए और इसे बंद करना भूल गए। हर एस्केलेटर का एक अलग स्विच होता है, इसलिए इसे भूलना सामान्य है। हम अंत में उनकी गंदगी को साफ कर देंगे। वैसे भी, लियू कियांग ने कहा। क्या ऐसा है? चलो ऊपर जाकर देखते हैं, रोहित ने कहा। लियू कियांग ने कहा, क्या जल्दी है? चलो आराम से चलते हैं। हमें पहले तीसरी मंजिल के चारों ओर गश्त करनी होगी, फिर चौथी। यहाँ निगरानी कैमरे लगे हैं। अगर लोग हमें आलस करते हुए देखते हैं तो हमारी तनख्वाह पे काट ली जाएगी। खासकर चूंकि तुम यहाँ नए हो, अगर तुम आलस करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें निश्चित रूप से निकाल दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रोहित को लगा कि लियू कियांग काफी जिद्दी था। भूल जाओ, धीरे चलना ठीक था। वैसे भी मॉल में कोई नहीं था, इसलिए अगर कुछ होता भी तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। वे दोनों धीरे धीरे तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल से होते हुए चले और आखिरकार एस्केलेटर पर पहुंचे। मॉल में एस्केलेटर एक लिफ्ट नहीं बल्कि एक रेंगने वाले प्रकार का एस्केलेटर, क्रॉलर टाइप एस्केलेटर था। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि यह ठीक है। बस इतना है कि कोई एस्केलेटर की बिजली बंद करना भूल गया। ठीक है, चलो चलते हैं। लियू कियांग चला गया और एस्केलेटर के प्रवेश द्वार पर बिजली बंद कर दी। रोहित ने और कुछ नहीं कहा। उसे उम्मीद थी कि वह सिर्फ वहम कर रहा था। वे एस्केलेटर से पांचवीं मंजिल पर गए। इस बार यह एक भ्रम इल्यूजन नहीं था। लाशों की हल्की गंध फिर से आई। ये हवा में भर गई और दूर नहीं हुई। जब वह तीसरी मंजिल पर था तब उसे यह गंध नहीं आई थी। पांचवीं मंजिल पर कुछ गड़बड़ है। रोहित ने टॉर्च पकड़ी हुई थी क्योंकि वह लियू कियांग के साथ पांचवीं मंजिल पर घूम रहा था। बंद दुकानों और कुछ अलमारियों के अलावा कुछ भी नहीं था। सब कुछ शांत लग रहा था। हालांकि जब रोहित एक कपड़े की दुकान के पास से गुजरा तो उसने टॉर्च को दुकान के अंदर चमकाया। अंदर प्लास्टिक के पुतले मैनेकिन्स थे। वे अधूरे थे, जैसे दिन में थे। कुछ भी नहीं बदला था। सब कुछ सामान्य है। चलो वापस सोने चलते हैं, लियू कियांग ने जम्हाई ली। ठीक है, रोहित ने अपनी नज़र वापस ले ली और लियू कियांग के साथ कर्मचारी गलियारे स्टाफ कॉरिडोर के साथ मॉल से बाहर निकल गया, टॉर्च का उपयोग करके रास्ता रोशन किया। वे कर्मचारी छात्रावास स्टाफ डॉर्मेट्री लौट आए। रास्ते में उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, ओह हाँ, चौथी मंजिल पर एस्केलेटर को चलना चाहिए था क्योंकि वह खुला रह गया था। हम वहाँ थे तब वह क्यों नहीं चल रहा था? वह एक इंडक्टिव एस्केलेटर इंडक्टिव एस्केलेटर है। जब उसे कोई वहाँ महसूस होता है तभी वह चलता है। अगर कोई नहीं है तो वह नहीं चलेगा, लियू कियांग ने कहा। चूंकि वह इंडक्टिव है तो क्या इसका मतलब यह है कि एस्केलेटर अभी अभी अचानक इसलिए चला क्योंकि कोई उसे इस्तेमाल कर रहा था? लेकिन हमारे अलावा मॉल में और कोई नहीं है। एस्केलेटर का उपयोग कौन कर रहा था? रोहित ने कहा। लियू कियांग ने कहा, यह एक खराबी हो सकती है। अगर कोई पहले गश्त पर था तो उन्होंने इसे पहले ही देख लिया होगा। रोहित ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह वापस जाकर जांच करना चाहता था, लेकिन उसे ये भी लगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कल बॉस के आने तक इंतज़ार करने का फैसला किया। जैसे ही रोहित और लियू कियांग वापस छात्रावास में सोने गए, शॉपिंग मॉल में एक हल्की गड़गड़ाहट की आवाज़ फिर से सुनाई दी। एस्केलेटर फिर से चलने लगे थे। पांचवीं मंजिल से चौथी मंजिल तक के एस्केलेटर का पावर बटन अचानक जल उठा और धीरे धीरे चलने लगा। लगभग 1 मिनट के बाद एस्केलेटर रुक गया, लेकिन चौथी मंजिल से तीसरी मंजिल तक का एस्केलेटर चलने लगा। गड़गड़ाहट। एक पल के लिए चलने के बाद वह रुक गया। फिर तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल तक का एस्केलेटर चलने लगा। आखिरकार पहली मंजिल तक का एस्केलेटर एक पल के लिए चलने के बाद शॉपिंग मॉल में सब कुछ सामान्य हो गया। अध्याय 41, मौत की बदबू की वापसी। अगले दिन रोहित जल्दी उठ गया।
जब से वह घोस्ट कंट्रोलर बना था और उसकी देह में घोस्ट आई जुड़ी थी, तब से उसने धीरे धीरे अपने आप में कुछ बदलाव महसूस किए थे। सबसे खास बात यह थी कि उसे अब नींद कम आती थी, लेकिन फिर भी वह थका हुआ महसूस नहीं करता था। सिर्फ 6 घंटे सोया। अपना चेहरा धोते हुए रोहित ने आईने में अपनी परछाई देखी। वह थका हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक दूरी बनाए रखने का भाव था जो दूसरों को उससे दूर रहने की चेतावनी दे रहा था, और यहाँ तक कि वह खुद भी अपने आप को थोड़ा अजीब पा रहा था। उसने अपने हाथ की पीठ पर लगे लाल ताबीज को देखा। पूरी रात गुजर गई थी और उसे घोस्ट आई के फिर से उठने का कोई दर्द महसूस नहीं हुआ था, बल्कि वह चैन से सोया था। लेकिन उस लाल ताबीज पर एक हल्की सी दरार आ गई थी। क्या ये लाल ताबीज सिर्फ एक अस्थायी इलाज है, न कि स्थायी? या ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अधूरा है? रोहित ने अपनी नज़रें हटाईं और अपना सिर रगड़ने लगा। लगता है कि अपनी इस अधमरी हालत का इलाज करना उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। सच में, यह एक वैश्विक आपदा थी और दुनिया भर में अलौकिक घटनाएं हो रही थीं। सभी घोस्ट कंट्रोलर्स को जीवित रहने का कोई तरीका नहीं मिला था, तो वह खुद से कोई तरीका कैसे खोज सकता था? लाल ताबीज का दुर्भावनापूर्ण भूतों के फिर से उठने को दबाने का गुण तो बस एक मौका था जो उसे मिल गया था। रुको, ठहरो। रोहित को अचानक वह चर्मपत्र याद आया। उसने अपनी जेब से वह चर्मपत्र निकाला जो वह अपने साथ रखता था और उसे खोलकर देखा। चर्मपत्र पर लिखा था, आज मैं बहुत जल्दी जाग गया और मुझे धीरे धीरे पता चला कि मेरा शरीर घोस्ट आई से प्रभावित होना शुरू हो रहा था। ये प्रभाव धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से कम सो रहा हूँ। इस हिसाब से मुझे लगता है कि जल्द ही ऐसा समय आएगा जब मैं दिन रात बिना सोए रह सकूंगा। कहा जाता है कि भूतों को सोने की ज़रूरत नहीं होती, शायद ये सच है। जब मैंने तुम्हें अरब से लिया था तो उसने कहा था कि तुम जानते हो कि एक घोस्ट कंट्रोलर कैसे बच सकता है। मुझे नहीं लगता कि उसने मुझसे झूठ बोला, तो तुम में ज़रूर कुछ खास सुराग होगा। रोहित ने चर्मपत्र को घूरते हुए कहा, अगर तुम मुझे बताने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे अस्तित्व पर फिर से विचार कर सकता हूँ। चर्मपत्र पर शब्द प्रकट होने लगे, मैं सच में जीना चाहता हूँ। मैं धीरे धीरे घोस्ट कंट्रोलर होने का दर्द, मौत का दबाव, भूत के फिर से उठने की चिंता और अपने शरीर में बदलाव महसूस कर रहा हूँ। ये वह नहीं है जो मुझे अपनी उम्र में सहना चाहिए, और आज मैं उस अजीब इंसानी चमड़ी के टुकड़े पर फिर से सवाल करने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन मुझे वह जवाब नहीं मिला जो मैं चाहता था। उस इंसानी चमड़ी ने मुझे कुछ भी काम की बात नहीं बताई। या शायद उसमें कोई राज छिपा है, लेकिन वह बस बात करने से इनकार कर रहा है। वह आखिर क्या छिपा रहा है? चर्मपत्र पर लिखे शब्दों को देखकर रोहित के चेहरे के भाव कई बार बदले। पहले उसे लगता था कि इस चर्मपत्र में अपनी खुद की चेतना है, लेकिन जब से वह स्कूल से निकला था, तब से उसने उसे मार्गदर्शन करने की क्षमता खो दी थी। अगर उस बुरे आदमी के घोस्ट डोमेन में इस चर्मपत्र ने उसे रास्ता नहीं दिखाया होता, तो वह जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। क्योंकि तुम मुझे कोई जानकारी देने से इनकार कर रहे हो, तो तुम बेकार हो। तुम्हें जला देना ही बेहतर होगा, ताकि मुझे इंसानी चमड़ी का एक टुकड़ा अपने साथ न रखना पड़े। ये डरावना है। रोहित ने अपनी सफाई पूरी की और उस शापित चीज़ को गैस स्टोव पर फेंक दिया। उसने आग जलाई, हालांकि गैस स्टोव की आंच में भी चर्मपत्र पर कोई असर नहीं हुआ। आग उसे नष्ट नहीं कर पाए। रोहित, क्या जला रहे हो? क्या तुम नूडल्स बना रहे हो? संतोष को गैस की गंध आई और वह कमरे से बाहर आ गया। रोहित ने अभी भी सही सलामत चर्मपत्र को देखा और उसके होठों के कोने हल्के से मुड़ गए। कुछ भी नहीं जलाया, बस ये देख रहा था कि स्टोव काम कर रहा है या नहीं। अगर तुम नूडल्स बना रहे हो तो मेरे पास कुछ सॉसेज हैं, संतोष ने कहा। मेरे पास भी कुछ हैं। सच में, मुझे इस चीज़ को कहीं ऐसी जगह दफना देना चाहिए जहां कोई इसे कभी न ढूंढ सके। रोहित ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। अगर उसे मरना था तो वह निश्चित रूप से ऐसी अजीब चीज़ को पीछे नहीं छोड़ सकता था। जैसे ही वह उस इंसानी चमड़ी के कागज़ को रखने वाला था, अचानक एक और लाइन लिखी हुई उभर कर आई, मैं इस चर्मपत्र से अब कोई उपयोगी जानकारी नहीं पा सकता हूँ। भविष्य के बारे में सोचते हुए मैंने इसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई ताकि कोई और इसे न ढूंढ पाए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं इस चर्मपत्र का उपयोग किसी भूत को पकड़ने के लिए कर सकूं, तो शायद मुझे वह जवाब मिल सकता है जो मैं चाहता हूँ। किसी भूत को पकड़ना? तुम मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हो, रोहित ने कहा। रोहित ने उस पर एक नज़र डाली और उस पर लिखे बकवास पर विश्वास नहीं किया। उसने बस उसे ले लिया और कुछ दिनों में उसे कहीं दफनाने की योजना बनाई। 2 घंटे बाद शॉपिंग मॉल के दरवाजे खुल गए। हालांकि यह अभी भी व्यापार के लिए बंद था, फिर भी रोहित और संतोष को काम पर जाना था। सुबह 8:30 बजे उन्होंने अपनी गश्त शुरू कर दी। वैसे क्या कल लिफ्ट बंद नहीं थी? ये फिर से कैसे चालू हो गई? रोहित एस्केलेटर पर खड़ा था और उसे अचानक याद आया कि उन दोनों ने कल रात वापस जाने से पहले लाइट और लिफ्ट बंद कर दी थी। तर्क के हिसाब से लिफ्ट इतनी सुबह चालू नहीं होनी चाहिए थी। बहन ऋतिका के पास इस जगह की चाबियां हैं।
देखो, मॉल के दरवाजे पहले ही खुल चुके हैं। मैंने सुना है कि मालिक आज वापस आ सकता है, शायद बहन रितिका ने पहले ही तैयारी कर ली है। तुम हमेशा ऐसी बातों की परवाह क्यों करते हो? संतोष ने कुछ हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं, बस पूछ रहा था, रोहित ने कहा। आज सच में मॉल की सभी लाइटें चालू थीं, जो सामान्य अंधेरे और उदास माहौल के विपरीत था। गश्त का एक चक्कर पूरा करने के बाद रोहित ने कुछ भी असामान्य नहीं पाया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन यही सामान्यता रोहित को असहज कर रही थी। अगर उसे भी कोई समस्या नहीं मिल रही थी तो मॉल में अलौकिक घटनाओं की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर लोग गायब क्यों हो रहे थे? और रोहित को हमेशा यह एहसास होता था कि मॉल में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ये ठीक से समझ नहीं पा रहा था। हालांकि लगभग 10 बजे मॉल के सामने कुछ लग्जरी गाड़ियां रुकीं। गाड़ियों से एक समूह बाहर आया। उनका नेतृत्व एक सूट पहने हुए एक अधेड़ उम्र का कुछ छोटा कद का आदमी कर रहा था। मालिक आ गए हैं, सावधान रहना। मॉल हाल ही में बंद रहा है और मालिक का मिजाज ठीक नहीं है, संतोष ने धीरे से चेतावनी दी। ये छोटा कद का अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका उपनाम तन्मय था और नाम तन्मय, शॉपिंग मॉल का मालिक था। वह पहले रियल एस्टेट में था और हाल के वर्षों में इस मॉल को खोलने के लिए उसमें बदलाव किया था। मास्टर हेनरी, यह मेरा शॉपिंग मॉल है। कृपया एक नज़र डालें और देखें कि इसमें क्या गड़बड़ है। हाल ही में हर दूसरे दिन लोग गायब हो रहे हैं। मास्टर हेनरी, सीढ़ियों का ध्यान रखें। मालिक तन्मय ने एक चिकनी मुस्कान पहनी हुई थी और वह 50 के दशक के एक चालाक दिखने वाले आदमी का नेतृत्व कर रहा था। उनके पीछे 3 या 5 अनुयायी चल रहे थे। मास्टर हेनरी नाम के इस आदमी ने अचानक इशारा किया और कहा, हम मुख्य दरवाजे से प्रवेश नहीं कर सकते, चलो किसी और रास्ते से चलते हैं। क्या आपके मॉल में कोई और दरवाजा है? हाँ, एक डिलीवरी का दरवाजा है, मालिक तन्मय ने जल्दी से जवाब दिया। तो चलो वहीं से मॉल में प्रवेश करके देखते हैं, मास्टर हेनरी ने कहा। रोहित, जो प्रवेश द्वार पर खड़ा था, इस दृश्य को देख रहा था और उसके होठों के कोने थोड़े से मुड़ गए। यह एक ढोंगी का खास व्यवहार था। सब कुछ दिखावा, लोगों को धोखा देना। हर कोई मुख्य प्रवेश द्वार का उपयोग करता था, ग्राहक भी। लेकिन इस तथाकथित मास्टर के लिए यह अनुमति नहीं थी। भले ही भूत हों, उसे अपनी गश्त के दौरान उन्हें नोटिस करना चाहिए था। जब तक कि यह मास्टर हेनरी भी एक घोस्ट कंट्रोलर न हो और उससे भी ज़्यादा कुशल न हो। लेकिन उसके चालाक और फुर्तीले रूप को देखकर यह स्पष्ट था कि वह घोस्ट कंट्रोलर नहीं था। तुम लोग यहीं रुको और सुनिश्चित करो कि कोई और अंदर न आए। अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी, बहन रितिका ने कहा। जल्दी से दौड़कर आई और फिर कुछ महिला सहयोगियों को मालिक का स्वागत करने के लिए ले गईं। मास्टर हेनरी ने साइड वाले दरवाजे से मॉल में प्रवेश किया। मालिक तन्मय, मैनेजर, बहन रितिका और लोगों के एक झुंड को मॉल के चारों ओर ले गए, बाईं और दाईं ओर देखते हुए। फिर एक ऐसे भाव के साथ सिर हिलाया जैसे कि उसे सब कुछ समझ आ गया हो। ये स्पष्ट नहीं था कि उसे क्या समझ आया था, या शायद उसने पहले ही अपने दिमाग में एक स्क्रिप्ट सोच रखी थी। रोहित को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि वह जानता था कि मास्टर हेनरी एक ढोंगी था, उसने उसे बेनकाब नहीं किया। अगर सच में कोई अलौकिक घटना नहीं हुई तो ये ढोंगी बस 1 मिलियन अपने पास रख सकता था। वैसे भी यह उसकी समस्या नहीं होगी। हालांकि उसी पल रोहित की नाक फड़की और उसे फिर से हल्की सी बदबू आई। वह बदबू फिर से आ गई है। इस बार ये लगता है बहुत करीब है, क्योंकि बदबू पहले से ज़्यादा तेज है। वह मुड़ा और मॉल के अंदर अपनी गश्त जारी रखी, जो अभी भी शांत था और कुछ भी नहीं हुआ था। अध्याय 42। अध्याय रोनी। जब तक कोई अलौकिक घटना नहीं होती, रोहित को दखल देने की ज़रूरत नहीं थी और वह एक सुरक्षा गार्ड के रूप में अपना काम जारी रखे हुए था। मालिक तन्मय ने मास्टर हेनरी के साथ शॉपिंग मॉल में कई चक्कर लगाए, जिसके बाद मास्टर हेनरी ने उनके पूछने से पहले ही कहा, मालिक तन्मय, आपके मॉल में वाकई कुछ गड़बड़ है। जब मैं गाड़ी से उतरा था तभी से मुझे इस जगह के बारे में कुछ अजीब सा लगा। मास्टर, मेरे मॉल में आखिर क्या समस्या है? क्या इसका समाधान हो सकता है? मालिक तन्मय का चेहरा थोड़ा बदल गया और उन्होंने सतर्कता से पूछा। मास्टर हेनरी मुस्कुराए और बोले, भले ही ये थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है कि आपने मुझसे मदद मांगी। अगर कोई और होता तो उसमें इससे निपटने की काबिलियत नहीं होती। आपकी किस्मत अच्छी है क्योंकि मैं वाकई आपके लिए समस्या का समाधान कर सकता हूँ। हालांकि मेरे पास 2 तरीके हैं, एक तात्कालिक इलाज और दूसरा स्थायी इलाज। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, मालिक तन्मय, कि आप कौन सा तरीका पसंद करेंगे। दोनों में क्या फ़र्क है? मालिक तन्मय ने पूछा। मास्टर हेनरी ने कहा, तात्कालिक तरीका आसान है, मैं इसे संभाल लूँगा और यहाँ सब कुछ अपने आप सामान्य हो जाएगा और कोई और घटना नहीं होगी। लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से नहीं होंगी। और स्थायी इलाज? मालिक तन्मय ने पूछा। स्थायी इलाज, तो इसका मतलब है मॉल को बंद करना और किसी और जगह जाकर नया मॉल शुरू करना। चूंकि यह जगह अपवित्र है, भविष्य में भी ऐसी ही समस्याएं आ सकती हैं।
मास्टर हेनरी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मालिक तन्मय, सोचिए, जब से आपने मॉल बंद किया है तब से कोई लापता होने का मामला सामने नहीं आया, है ना? हाँ हाँ हाँ, मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब से मॉल बंद हुआ है सचमुच कोई और घटना नहीं हुई, मालिक तन्मय ने हैरानी से कहा और उनके चेहरे पर गहरा सम्मान दिखाई दे रहा था। पैसा सही जगह खर्च हुआ था। तो अगर हमें जगह नहीं बदलनी है तो इसे कैसे सुलझाया जाए? क्या आप कोई हल सोच सकते हैं मास्टर? मालिक तन्मय ने फिर से पूछा। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उनका मॉल फिर से कब खुल पाएगा। हर दिन बंद रहने से उन्हें एक दिन का मुनाफा गंवाना पड़ रहा था, यह एक बड़ा नुकसान था। मास्टर हेनरी ने हंसते हुए कहा, मैं इतनी दूर से आपके पास आया हूं, अगर मैं आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाता तो मैं इस व्यवसाय में कैसे टिक पाता? ये तो अपने ही नाम को खराब करने जैसा होता, लेकिन हाँ, फीस कम नहीं होनी चाहिए। समझ गया, कृपया निश्चिंत रहें मास्टर, सभी जरूरी खर्चों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, मालिक तन्मय ने तुरंत ईमानदारी से वादा किया। मास्टर हेनरी ने सिर हिलाया, जब मैं आपके मॉल में घूम रहा था, अगर आप स्थायी इलाज चाहते हैं तो मैं सुझाव देता हूं कि आप मुख्य प्रवेश द्वार को सील कर दें और दक्षिण दिशा में एक नया दरवाजा खोलें जिसे मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। दाहिनी ओर के पार्किंग स्थल का प्रवेश द्वार जैसा है वैसा ही रहने दें, मैं बाद में आपके लिए पूरी निर्माण योजना लिख दूंगा, यहाँ विस्तार से बताना ठीक नहीं है। मालिक तन्मय ने बार बार सिर हिलाया, वह पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके थे। रोहित भी चुपके से सुन रहा था। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि यह मास्टर जो कह रहा था वह समझदारी की बात थी। वह किसी ठग की तरह नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जिसके पास सचमुच कौशल था। हालांकि उसने तुरंत इस विचार को मन से निकाल दिया। थोड़ी देर बाद मास्टर हेनरी का शिष्य कुछ अजीबोगरीब चीजें लेकर आया, ऐसा लग रहा था कि वह काम शुरू करने की तैयारी कर रहा था। मुख्य दरवाजा बंद कर दो, मास्टर हेनरी ने अचानक अपने शिष्य को निर्देश दिया। क्या तुमने नहीं सुना? दरवाजा बंद करो। एक सूट और चमड़े के जूते पहने हुए एक आदमी आया और उसने रोहित और संतोष को डांटते हुए कहा, जल्दी करो, ढिलाई मत बरतो। वह मैनेजर मोहन है, मालिक का दाहिना हाथ। किसी और को नाराज मत करना, बस उसे नाराज मत करना, संतोष ने उसे याद दिलाया और तुरंत मॉल के दरवाजे बंद करने लगा। रोहित के चेहरे पर शांति थी और बिना गुस्सा हुए वह बस दरवाजे बंद करने में मदद करने के लिए मुड़ा। इसे ताला लगाना होगा, एक बार ताला लग जाए तो वह चीज बाहर नहीं निकल पाएगी, मास्टर हेनरी ने आगे कहा। ताला लगाना है, रोहित ने चौंक कर कहा, अगर हम दरवाजा बंद कर देंगे और ताला लगा देंगे तो अगर वाकई कोई भूत है तो वह अंदर बंद हो जाएगा, लेकिन फिर लोग भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर उन्हें भागना पड़े तो क्या होगा? तुम नए लड़के क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या तुमने मास्टर की बात नहीं सुनी? जल्दी से ताला लगाओ, मैनेजर मोहन ने रोहित की धीमी गति के लिए उसे डांटा। रहने दो, अगर सच में कोई समस्या होती तो वह उनकी गलती होती, न कि उसने ताला लगाया या नहीं। क्लिक, उसने सामने के दरवाजे को ताला लगा दिया। हालांकि मास्टर हेनरी के सिर को हिलते और झूलते हुए देखकर रोहित अपने मन में एक सोशल डांस बीजीएम की धुन के बारे में सोचने लगा। अचानक उसे लगा कि मास्टर हेनरी बहुत खास दिख रहे थे। पफ, रोहित अपनी हंसी रोक नहीं पाया, लेकिन जल्दी से उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने हड़बड़ी में अपना मुंह ढक लिया। कौन कौन हंसा अभी? मास्टर हेनरी अचानक मुड़े और सवाल किया। क्या तुम हंसे? तुम्हारी हंसी मेरी रस्म में बाधा डाल रही है, क्या तुम इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार होना चाहते हो? रोहित ने गंभीरता से कहा, मास्टर, आपने गलत समझा, मुझे अभी अभी छींक आई थी और इसके अलावा मैंने कंपनी द्वारा विशेष प्रशिक्षण लिया है। मैं एक गंभीर और जिम्मेदार सुरक्षा गार्ड हूं और जो कुछ भी हो मैं यूं ही नहीं हंसता। संतोष ने उसे एक तरफ से अजीब तरह से देखा। तुम नए लड़के, तुमने कब कोई प्रशिक्षण लिया? अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, मास्टर हेनरी ने असंतोषजनक ढंग से कहा। रोहित ने भी मैनेजर मोहन की तेज, शिकारी नज़र महसूस की, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। जल्द ही मास्टर हेनरी ने रस्म जारी रखी, लेकिन उनके हाव भाव और सिर हिलाने की गति सच में उस धुन से मेल खा रही थी और वह मोहक बीजीएम रोहित के सिर में फिर से बजने लगा। वह चुपके से हंसे बिना नहीं रह सका। हालांकि पता नहीं कैसे मास्टर हेनरी के कान इतने तेज थे कि वह इतनी धीमी आवाज़ भी सुन सकते थे। तुम फिर से हंस रहे हो, मैं जा रहा हूँ। मास्टर हेनरी थोड़ा कमजोर थे, उन्होंने गुस्से में अपने हाथों में जो कुछ भी था उसे फेंक दिया। तुम्हें कल काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें निकाल दिया गया है, उन्होंने भड़कते हुए कहा। मैनेजर मोहन तुरंत रोहित के पास आया और उसकी नाक की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस महीने की तनख्वाह के बारे में सोचना भी मत। रोहित हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मैं आमतौर पर तब तक नहीं हंसता जब तक मैं खुद को रोक नहीं पाता। आप सब जैसा चाहें वैसा करें, मेरी परवाह न करें। मैं कल चला जाऊंगा, यहाँ सिर्फ एक दिन हुआ है, तनख्वाह मिले या न मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
गुस्से में आकर और कोसने की इच्छा रखते हुए मैनेजर मोहन रोहित के खिलाफ खुद को बेबस महसूस कर रहा था और उसने कहा, इस सुरक्षा गार्ड को किसने काम पर रखा? बाद में किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हालांकि ठीक उसी पल ऊपर से अचानक कुछ गिरा। धमाका टिल्डा, एक तेज आवाज गूंजी और कोई भारी चीज जोर से जमीन से टकराए। क्या गिरा? हर कोई चौंक गया, लेकिन जब वे देखने के लिए पास आए तो वे सब डर गए, जिससे कमजोर दिल वालों ने चीखना शुरू कर दिया। एक लाश, ठीक से कहें तो एक बिना सिर की नग्न लाश, जो पहले से ही सड़ने लगी थी और जिससे एक बदबू आ रही थी। हंगामा मत करो, ये सिर्फ एक लाश है। एक चक्कर लगाने के बाद मिली। यह आपके मॉल के उन लोगों में से कोई होना चाहिए जो लापता हो गए थे। सच में यहाँ भूत हैं। ये हास्यास्पद है मालिक तन्मय कि आपने पैसे ठगने के लिए किसी ठग को बुलाया। अगर वे किसी काम के होते तो हमें जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं होती, उस आदमी ने कहा। एक जवान आदमी जो 20 के शुरुआती दशक में लग रहा था, जिसने छोटी आस्तीन और दस्ताने पहने थे, धीरे धीरे लिफ्ट से चौथी मंजिल से नीचे आया। तुम कौन हो? सुरक्षा, मालिक तन्मय ने कुछ घबराहट में कहा। सुरक्षा को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम रोनी है। मैं पहले एक इलेक्ट्रीशियन था, लेकिन अब मैंने पेशा बदल लिया है। मैं अलौकिक घटनाओं को संभालने में माहिर हूँ। मालिक तन्मय, मुझे लगता है कि हम आज एक दूसरे को जान सकते हैं। रोनी नाम के उस जवान आदमी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। भले ही वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका व्यवहार इतना ठंडा था कि लोग उसके पास जाने से हिचकिचा रहे थे। उसकी बातों को सुनकर रोहित की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। क्या यह आदमी भी एक घोस्ट वेलर हो सकता है? अगर यह सच है तो क्या वह यहाँ व्यापार चुराने आया है? चैप्टर 43, द डिसअपीयरिंग कॉप्स। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि रोनी नाम का ये युवक मॉल के अंदर कैसे आया। उसने अपनी किसी भी गश्त के दौरान उसे नहीं देखा था। क्या वह पहले आ गया था? क्या वही वह व्यक्ति था जिसे रोहित पिछले कुछ दिनों से मॉल में महसूस कर रहा था? जैसे जैसे रोहित रोनी को देख रहा था, उसके दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई। लेकिन वह सड़ी हुई लाश के बारे में क्या कहे जो उसे अपनी गश्त के दौरान नहीं मिली थी? लाश की गर्दन पर एक साफ और सटीक कट था, मानो उसे किसी मिलिंग कटर से बनाया गया हो। फिर भी अजीब बात यह थी कि घाव से खून नहीं निकला था। बॉस तन्मय, मैनेजर मोहन, मास्टर हेनरी और कुछ अन्य लोग रोनी को उनकी ओर ऐसे आते हुए देख रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनके चेहरों पर भय था। क्या वह एक हत्यारा था, एक पागल, या कोई राक्षस? रोनी ने बॉस तन्मय की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन बॉस तन्मय पीछे हट गए और उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो बस आपसे एक बिजनेस डील पर बात करने आया हूँ, बॉस तन्मय। रोनी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया। बस मुझे नहीं पता कि आप इसमें दिलचस्पी लेंगे या नहीं। किस तरह का बिजनेस? रोनी का स्वर गंभीर हो गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस मॉल में एक भूत का साया है। जो लोग गायब हुए वे सब उसी के शिकार हैं और वह अभी भी कहीं छिपा हुआ हमें देख रहा है। मैं आपके लिए यह समस्या हल कर सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे 5 मिलियन चाहिए। बॉस तन्मय तुरंत समझ गए, यह आदमी उनसे जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने पहले ही एक मास्टर को काम पर रखा था, इसलिए उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति की कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि बॉस तन्मय कुछ कह पाते, मास्टर हेनरी ने ताना मारा। युवक, तुम किस संप्रदाय के हो? क्या तुम नियम जानते हो? तुम मुश्किल से 20 साल के लगते हो। क्या तुम फैंग शुई या आई चिंग समझते हो? तुम शायद बस एक आधे अधूरे अभ्यास करने वाले हो। मैं आज बॉस तन्मय की समस्या हल कर दूंगा। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सुरक्षाकर्मियों से तुम्हें बाहर फिंकवा दूंगा। रोनी ने पलटकर उसका मजाक उड़ाया। एक अज्ञानी ढोंगी जिसे कुछ नहीं पता फैंग शुई की बात कर रहा है। तुम उन अमीर नए लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन अब ये सब बेकार है, क्योंकि एक भूत सच में यहाँ है। जब वह दिखेगा तो तुम अपने आड़ू की लकड़ी की तलवार का क्या करोगे? उन बेकार कागज़ के ताबीज़ों का क्या करोगे? भले ही तुम मंदिर से तथागत बुद्ध को ले आओ, वह भी बेकार होगा। साथ ही मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि सोच समझकर बात करो, वरना मैं तुम्हारा दिल फाड़कर तुम्हारे मुंह में ठूंस दूंगा। उसका मुस्कुराता चेहरा एक खौफनाक ठंडे भाव में बदल गया और उसने मास्टर हेनरी को पकड़ लिया। उसने उन्हें इतनी ताकत से ऊपर उठा दिया कि मास्टर हेनरी हवा में झूलने लगे। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कोई शक नहीं था कि वह जो कह रहा था उसका यही मतलब था। मास्टर हेनरी के माथे पर पसीना आ गया और उनकी आंखों में घबराहट दिखाई दी। इस आदमी के प्रति उन्हें एक अवचेतन भय महसूस हुआ, जो किसी भी खूंखार हत्यारे से ज्यादा ठंडा और क्रूर लग रहा था। यह आदमी जरूर एक भूत को वश में करने वाला है, रोहित ने उसके असामान्य व्यवहार को देखकर महसूस किया। उसे यकीन था कि रोनी को उसके अंदर मौजूद भूत परेशान कर रहा था, एक सूक्ष्म और शांत बदलाव जिसे रोहित खुद भी महसूस करने लगा था। सुरक्षाकर्मी, जल्दी आओ, इस आदमी को काबू करो और मास्टर हेनरी को छुड़वाओ। मैनेजर मोहन का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने तुरंत मदद के लिए पुकारा।
संतोष ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर वह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। तुम सुरक्षाकर्मियों को क्या हो गया है? तुम लोग मदद क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम लोगों को अपनी नौकरी नहीं चाहिए? अभी यहाँ आओ। रोहित को स्थिर खड़ा और उसके आदेशों को अनदेखा करते हुए देखकर मैनेजर मोहन ने उसकी ओर इशारा किया और गुस्से में चिल्लाया, मुझे पहले ही आप निकाल चुके हैं, मैं अब मॉल का सुरक्षा गार्ड नहीं हूँ। रोहित ने कहा, मैं यह वर्दी बाद में लौटा दूंगा, जिसका मतलब है कि मैं अब आपके तहत नहीं हूँ। आपको खुद इससे निपटना होगा। और उंगली दिखाकर गाली मत दो। हालांकि आप मॉल मैनेजर हैं, अगर आपने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मुझे आपको मारने में कोई ऐतराज नहीं होगा। धत तेरे की। मैनेजर मोहन का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। क्या अब सारे सुरक्षा गार्ड इतने ही विद्रोही हो गए थे? उसने रोहित को नौकरी से निकाल दिया था और अब रोहित उसे चुनौती दे रहा था। बॉस तन में बीच में आए, युवक, मैं इस मॉल का मालिक हूँ। अगर तुम मदद करने के लिए तैयार हो तो तुम अभी भी एक कर्मचारी बन सकते हो। मैं तुम्हें सैलरी भी बढ़ा दूंगा। क्या कहते हो? मुझे लगता है कि यह नौकरी थोड़ी ज्यादा खतरनाक है, शायद कोई और नौकरी ढूंढना बेहतर होगा। रोहित ने उदासीनता से कहा, मैं आपके इस अच्छे प्रस्ताव की सराहना करता हूं, बॉस। बॉस तन में निराश थे, लेकिन उन्होंने रोहित को दोष नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने मैनेजर मोहन को एक अजीब नज़र से देखा। ये मैनेजर एक बेवकूफ़ था। उसे बाद में इस मैनेजर की जगह किसी और को रखना पड़ेगा। शॉपिंग सेंटर में हमेशा लोगों को काम पर रखने में दिक्कत होती थी, और अब जब उन्हें 2 मजबूत सुरक्षा गार्डों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो इस मैनेजर ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। अब तो उन्होंने हड़ताल कर दी थी और मदद करने से मना कर दिया था। पुलिस को बुलाओ। बॉस तन्मय ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए धीमी आवाज में आदेश दिया। बहन ऋतिका ने तुरंत फोन उठाया और कॉल करने लगी। भाई, शांत हो जाओ। संतोष पास आया, बहादुर दिखने की कोशिश करते हुए, हालांकि वह इस अजीब युवक को भड़काने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये बस एक नौकरी थी, इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालना सही नहीं था। मैं शांत हूँ। अगर मैं शांत नहीं होता तो तुम सब अब तक मर चुके होते, रोनी ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा। उसने धीरे धीरे एक डरे हुए और पीले पड़े मास्टर हेनरी को छोड़ा, उन्हें एक धक्का दिया जिससे वह जमीन पर गिर गए। बॉस, मैंने पुलिस को बुला लिया है, बहन ऋतिका ने फुसफुसाते हुए कहा। बॉस तन्मय ने सिर हिलाया। घबराओ मत, चलो इस व्यक्ति को पहले स्थिर करने की कोशिश करते हैं। सड़ी हुई लाश को देखते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि रोनी ही बहुत हद तक हत्यारा था, जो पिछली घटनाओं के लिए भी जिम्मेदार था। बॉस तन्मय, मुझे लगता है कि अब हम अपनी चर्चा जारी रख सकते हैं। 5 मिलियन, मैं तुम्हारे लिए भूत को पकड़ लूंगा ताकि तुम्हारा मॉल सामान्य रूप से चल सके, रोनी ने कहा। तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो, बॉस तन्मय ने गंभीर भाव से कहा। इस शॉपिंग मॉल के अंदर जो है उसकी तुलना में मेरी कीमत काफ़ी जायज़ है, रोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर यह कम होता तो मैं इस पर विचार कर सकता था, बॉस तन्मय ने समय बिताने के लिए कहा। उन्हें यकीन था कि पुलिस जल्द ही पहुंच जाएगी। रोहित उन्हें मोलभाव करते हुए देखकर सिर हिला रहा था। रोनी बहुत लापरवाह था। जबकि दुनिया भर में अलौकिक घटनाएं होती थीं, ज्यादातर लोग अभी भी उन पर विश्वास नहीं करते थे। सीधे 5 मिलियन मांगना एक ऐसी रकम थी जिस पर कोई भी सहमत नहीं होगा। मोलभाव करने का सही समय तब था जब बॉस तन्मय ने भूत को देख लिया होता और उसके असली आतंक को समझ गए होते। लेकिन जैसे ही तनाव बढ़ा, बत्तियां बुझ गईं। पूरा मॉल अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई। सभी चौंक गए। नहीं, रोनी ने कहा। उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने तेजी से 5वीं मंजिल की ओर देखा। धुंधली रोशनी में शीशे की रेलिंग के पास एक आकृति खड़ी थी जो नीचे देख रही थी। वह आकृति बिना सिर वाली लग रही थी। आखिरकार तुम आ ही गए, है ना? रोनी ने एक पागलपन भरे स्वर में कहा। वह तुरंत सीढ़ियों की ओर भागा। रोहित ने भी 5वीं मंजिल पर उस आकृति को देखा, लेकिन फिर वह भौंक गया। सड़ने की बदबू पहली मंजिल से आ रही थी। क्या भूत ऊपर था या नीचे? एक कर्मचारी अचानक चिल्लाया, पहली मंजिल की ओर इशारा करते हुए। कैशियर ओलिवर, हकलाया। वह लाश जिसे उस आदमी ने अभी अभी नीचे फेंका था, वह गायब हो गई। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्हें कंपकंपी महसूस हुई। लाश सचमुच गायब हो गई थी, फिर भी सड़ने की बदबू बरकरार थी और तेज होती जा रही थी। अध्याय 44, रहस्यमय मॉल। रोहित ने अब लुप्त हो चुके शव को देखा, उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। ये समूह सचमुच एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था। ऐसा लगा जैसे मॉल में छिपा हुआ भूत आखिरकार सामने आ गया था। लेकिन अब वह कहाँ हो सकता था? आसपास का माहौल धुंधला था, पूरी तरह से अंधेरा नहीं, पर इतना जरूर था कि आप केवल किसी व्यक्ति की रूपरेखा देख सकते थे, उसकी बनावट नहीं। बॉस तन्मय, मैनेजर मोहन, मास्टर हेनरी और बाकी लोगों को अब बिजली जाने की चिंता नहीं थी। शव को गायब होते देख वे घबरा गए, यह महसूस करते हुए कि कुछ भयानक होने वाला था। क्या वह जगह सच में भूतिया थी? मेज पर रखी 2 मोमबत्तियां अभी भी जल रही थीं, उनकी लौ अंधेरे में झिलमिला रही थी।
लेकिन मॉल इतना बड़ा था कि उनकी रोशनी बस एक टिमटिमाहट भर थी, जो केवल उनके आसपास के क्षेत्र को ही रोशन कर रही थी। जैसे जैसे लोग हिलते डुलते, उनकी परछाइयां नाचतीं, जिससे भयानक माहौल और भी डरावना हो गया। जल्दी चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। पहले सफलता नहीं मिली और उस गंदी चीज को गुस्सा आ गया है। अगर हम अभी नहीं निकले तो कुछ भयानक जरूर होगा, मास्टर हेनरी चिल्लाया। ऐसी अजीब घटनाओं का सामना करके उसे यकीन हो गया था कि उनका सामना एक असली भूत से हुआ है और वह एक पल भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। जैसे ही वह बोला, एक महिला कर्मचारी चिल्लाई और भागने लगी। जल्द ही हर कोई बेसिर पैर के मुर्गे की तरह इधर उधर भागने लगा। तभी उन्हें एक गंभीर समस्या का पता चला। सभी निकास, मुख्य प्रवेश द्वार और आपातकालीन मार्ग सहित बंद थे। ये सब मास्टर हेनरी के निर्देशों के अनुसार ही था। चाबी चाबी कहाँ है? सिक्योरिटी, जल्दी करो और दरवाजा खोलो, बॉस्टन में घबराकर चिल्लाया, बंद मुख्य दरवाजे को हिलाते हुए। मैंने तुमसे कहा था, तुमने दरवाजे इतने कसकर क्यों बंद कर दिए? रोहित ने अपनी टॉर्च जलाते हुए कहा। तुम भूत को अंदर रखना चाहते थे, लेकिन तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि तुम भी अंदर हो। अब तुमने सच में गड़बड़ कर दी है। युवा, मुख्य दरवाजे की चाबी कहाँ है? जल्दी करो, दरवाजा खोलो, बॉस्टन ने विनती की, बेचैन होकर। रोहित ने सिर हिलाया। मेरे पास चाबी नहीं है। मैं यहाँ नया हूँ, आज मेरा केवल दूसरा दिन है। चाबियों की जिम्मेदारी सिस्टर रितिका के पास है। मैं केवल दरवाजे बंद कर सकता हूँ, खोल नहीं सकता। इसके अलावा, क्या तुम्हारे बगल वाले को भूत पकड़ने वाला नहीं माना जाता? तुम उसे अपना कौशल क्यों नहीं दिखाने देते? फिर हम सब सुरक्षित हो जाएंगे। उसने मास्टर हेनरी पर रोशनी डाली, जिसे खूब पसीना आ रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम पहले बीच में कूद पड़े और मुझे काम पूरा करने से रोक दिया। वरना ये सब नहीं होता। अब उस चीज को भड़का दिया गया है, उससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। मास्टर हेनरी ने गुस्से में रोहित पर उंगली उठाते हुए आरोप लगाया। ये कमाल की बात है कि एक वयस्क इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है और मुझ पर दोष मढ़ सकता है, रोहित ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम भूत पकड़ सकते हो? देखो तुम कितने डरे हुए हो और फिर भी बात करने की हिम्मत रखते हो। अगर एक असली भूत सामने आ गया तो तुम गए काम से। मास्टर हेनरी ने पलटवार किया, बकवास मत करो। भले ही मैं यहाँ की चीज से न निपट सकूं, मेरे आसपास रहते हुए ये लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वह बॉस्टन में की ओर मुड़ा। बॉस्टन में, आप निश्चिंत रह सकते हैं। मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी देता हूं और कुछ भी गलत नहीं होगा। तो मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूं, बॉस्टन में ने उस पर भरोसा करते हुए कहा। कोई दिक्कत नहीं, मास्टर हेनरी ने आत्मविश्वास से कहा, अपनी ठग होने की क्षमता को साबित करते हुए। रोहित ने सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि मास्टर हेनरी में वाकई कुछ हुनर था जो वह बॉस्टन में को इस हद तक धोखा दे पाया। अचानक रोहित ने एक आवाज़ सुनी। उसने अपनी टॉर्च घुमाई और उसे जमीन पर चमकाया। रोशनी में एक सिर उनकी तरफ लुढ़क रहा था। उसके बाल करीने से कंघी किए हुए थे और वह एक महिला कर्मचारी का लग रहा था, बिल्कुल ओलिवर जैसा, वह कैशियर जो गायब हो चुके शव के बारे में चिल्ला रही थी। हे भगवान, मास्टर हेनरी के पैर जवाब दे गए और वह एक दीवार के सहारे पीछे गिर गया, फर्श पर ढेर हो गया। उसकी पैंट गीली थी, उसने खुद को पेशाब कर दिया था। बॉस्टन में और मैनेजर मोहन की आंखें भी डर से चौड़ी हो गईं। गायब होता शव परेशान करने वाला था, लेकिन कुछ पल पहले जिंदा व्यक्ति का सिर उनकी तरफ लुढ़कते देखना एक अलग तरह की दहशत थी। हर किसी को एहसास हुआ कि यह सिर्फ अलौकिक शक्तियों से साधारण सामना नहीं था। क्या भूत ने मारना शुरू कर दिया है? रोहित ने माथे पर बल डाला। उसने अपनी घोस्ट आई शक्ति का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि वह दुर्भावनापूर्ण आत्माओं की शक्तियों का उपयोग करने से बचता था जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो, खासकर जब कोई लाभ न हो। जिज्ञासा से वह पास गया, ओलिवर के सिर पर अपनी टॉर्च चमकाए। गर्दन पर खून नहीं है, उसने कहा। वह घुटने के बल बैठा और सिर को थोड़ा हिलाया और सड़ांध की एक घृणित बदबू उसे लगी। और ऐसा नहीं लगता कि वह अभी मरी है, ऐसा लगता है कि वह कई दिनों से मरी हुई है। लेकिन कई दिनों से मृत सिर इतना बरकरार क्यों रहेगा? यह असंभव है। वह कुछ ही पल पहले जिंदा थी। पलक झपकते ही वह सड़ना कैसे शुरू कर सकती थी? और भूत ने घोस्ट डोमेन का उपयोग नहीं किया है, ये शरीर को इतनी जल्दी नहीं सड़ा सकता था। रोहित गहरी सोच में पड़ गया। ये भूत आखिर क्या था? उसके पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी और उसने इसे कभी देखा भी नहीं था। वह इसकी क्षमताओं या गतिविधियों के पैटर्न का पता नहीं लगा सका। चूंकि उन्होंने शर्तों पर सहमति नहीं जताई थी, वह अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह खड़ा हुआ और बोला, एक गंभीर घटना हुई है, मॉल में सच में एक भूत है। मेरा सुझाव है कि आप लोग यहाँ से निकलें और बाहर जाएं। यहाँ के सभी दरवाजे बंद हैं, हम कैसे निकलें? और सिस्टर रितिका का क्या उसके पास चाबियाँ नहीं हैं? क्या आप हमें दरवाजे खोलने में उसकी मदद कर सकते हैं? मैनेजर मोहन ने कहा। रोहित ने उसकी तरफ देखा। यह मॉल इतना बड़ा है, डर के मारे सिस्टर रितिका कहाँ भाग गई, कौन जानता है?
मैं उसे ढूंढने नहीं जा रहा। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जाओ, लेकिन भलाई के नाते मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ। हालांकि पहली मंजिल बंद है, 5वीं मंजिल पर सुरक्षा मार्ग बंद नहीं है। अगर तुम वहां से जाते हो तो तुम 5वीं मंजिल के प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हो और फिर कहीं और से उतरकर बाहर निकल सकते हो। सही सही सही, मैं ये कैसे नहीं सोच पाया। धन्यवाद युवा, याद दिलाने के लिए, मैनेजर मोहन ने उत्साहित होकर कहा और भागने लगा। आप लोग, क्या आप नहीं जा रहे हैं? रोहित ने मास्टर हेनरी और बॉस्टन में से पूछा। ये याद दिलाए जाने पर बाकी लोग भी जल्दी से होश में आए। कई कर्मचारी तुरंत डर गए और मैनेजर मोहन के पीछे सीढ़ियों पर ऐसे भागे जैसे उनकी जान उन्हीं पर टिकी हो। युवा, याद दिलाने के लिए धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ। बॉस्टन में ने उत्साहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया। इतना लगाव मत दिखाओ, मैं बस तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। क्या तुम सुरक्षित बाहर निकल सकते हो, यह अभी भी एक सवाल है। जल्दी चलो, समय बर्बाद मत करो, रोहित ने शांत होकर कहा। वह देखना चाहता था कि क्या इन लोगों का भागना भूत को बाहर आने के लिए लुभाएगा। बेशक, उसे सच में बाथरूम जाना था। बॉस्टन में ने पूछा, क्या तुम हमारे साथ नहीं जा रहे हो युवा? नहीं, मैं पहले बाथरूम जाना चाहता हूँ। तुम लोग आगे बढ़ो, रोहित ने कहा। बॉस्टन में अवाक रह गया। ये बाथरूम के बारे में सोचने का समय नहीं था। मॉल की 5वीं मंजिल पर रोनी उस जगह की ओर दौड़ा जहां उसने आकृति देखी थी और उसने साफ साफ देखा कि वह क्या थी। एक इंसान नहीं, बल्कि एक प्लास्टिक की पुतला, जो इंसान की तरह पूरी तरह से आकार में था, जो धुंध में अजीब तरह से खड़ा था। पुतला बिल्कुल उसी तरह जैसे उसे पहले मिला सड़ा हुआ शव, सिरहीन था। भूत 5वीं मंजिल पर नहीं है, रोनी ने सीढ़ियों से नीचे देखते हुए महसूस किया। तभी पूरे मॉल की बिजली चली गई और उसने नीचे से एक महिला की चीख सुनी, जिसके बाद घबराहट फैल गई। लोग हर दिशा में भाग रहे थे। क्या ये ध्यान भटकाना है? रोनी के दिमाग में यह बात आई। क्या कोई भूत इतना चतुर हो सकता है? धिक्कार है। उसने दांत पीसे और पहली मंजिल पर जाने का फैसला किया। लेकिन फिर रोनी की नज़र कुछ पर पड़ी और उसे ठंडा पसीना आ गया। जो सिरहीन पुतला रेलिंग के पास खड़ा था, वह गायब हो गया था। उसने चारों ओर देखा लेकिन उसे उसका कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। टप टप, उसके पीछे से कदमों की हल्की आवाज आई। कुछ ठीक नहीं है, रोनी जल्दी से मुड़ा। एक सिरहीन पुतला अब उसके ठीक पीछे खड़ा था, उसकी बाहें फैली हुई थीं जैसे वह पहुंच रहा हो। मौत को बुला रहा है, रोनी चिल्लाया, फैली हुई बाहों को पकड़ते हुए। उसकी हथेलियां गहरे लाल रंग की हो गईं और हवा में खून की एक तेज गंध भर गई। ताजे खून की बूंदें उसकी उंगलियों से रिसने लगीं और फर्श पर टपकने लगीं। पुतले की बाहें खून में लथपथ अचानक ढह गईं, अलग होकर एक धमाके के साथ फर्श पर बिखर गईं। आसपास शांति लौट आए। क्या वह भूत था? रोनी ने जमीन पर टूटे हुए पुतले के हिस्सों को देखते हुए कहा। उनमें कुछ भी असामान्य नहीं था, यहाँ तक कि उसके हाथों के खून में लथपथ होने के बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं दिखा। ये सिर्फ एक साधारण पुतला था। इस चीज से निपटना आसान नहीं है, रोनी ने माथे पर बल डाला। जमीन पर पड़ा खून धीरे धीरे चलने लगा, मानो जिंदा हो, उसकी हथेली पर रेंग रहा था और धीरे धीरे अंदर समा रहा था।